प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है बेटा? ओके बेटा, सभी लोग जुड़ जाएं। वीडियो सबका ऑन होगा, ऑडियो म्यूट होगा बेटा। आरुषि गुप्ता, अंश पांडे, प्रशंसा श्रीवास्तव, गौरव सत्यार्थी, अभिषाद अली, हर्षित शर्मा, वैष्णवी दुबे। बेटा वीडियो सबका ऑन होना चाहिए। बेटा जो भी पिछली क्लास जो हम लोग लिए थे, पिछली क्लास संधि पे, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। किसी ने देखा है कि नहीं अभी? हाँ बेटा ठीक है, ऋषि ने देखा है, ठीक है। वैसे बक्स भी देखे हैं बेटा। जो भी हम लोग का क्लास, हाँ ठीक है ठीक है, आप नीचे कर लें सभी लोग, मैं समझ गया। देखिए जो भी क्लास हम लोग लेंगे बेटा, क्लास चलेगी, उसका वीडियो भी जो है अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, कॉपी का मैसेज क्या होगा ना, कॉपी कब सबमिट करनी है, ठीक है। तो बेटा सबकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, अच्छे से कवर होनी चाहिए, नेम स्लिप लगा होना चाहिए, और जितना लिखाया गया है बेटा, ठीक है, उतना उस पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ में भेजे जाते हैं, मात्राओं पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। चलो अभी और जुड़ रहे हैं सभी लोग। श्रेयांशी कुमार, बेटा वीडियो ऑन करो। वैष्णवी दुबे, बेटा तुम्हें बार बार कहना पड़ता है, वैष्णवी दुबे वीडियो ऑन करो बेटा। अंश पांडे, हर्षित शर्मा, प्रखर मिश्रा, प्रशंसा श्रीवास्तव, तान्या कोरी, बेटा वीडियो सबका ऑन होना चाहिए। अभिश्री श्रेया, बेटा तुमने कुछ पूछने के लिए हाथ उठाए हो? बोलो बेटा श्रेया। Yes, sir. Sir, in Sandhi or Samas, question number 5, in question answer, हाँ तत्पुरुष समास को भेद सहित समझाइए. Sir, you have given in PDF that we have to write one example. हाँ बेटा, देखें जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ बेटा, उसमें यदि प्रश्न उचित है बुक में तो मैं वही देता हूँ। यदि प्रश्न में कुछ कमी है या कुछ सुधार करना चाहिए, कुछ और ऐड करना चाहिए, तो वो बेटा मैं पीडीएफ में अपने मन से उसमें कर देता हूँ, ठीक है। जो मैं प्रश्न देता हूँ बेटा वैसे ही लिखना है बुक में, कॉपी। Sir, I have written Karm Tatpurush, then I have written the example. मैंने लिखा है Then like this I have written. तत्पुरुष समास को भेद सहित समझाइए, यही दिया है ना? Yes. बेटा तत्पुरुष समास के 6 भेद देते हैं, 6 भेद लिखेंगे, ठीक। Yes. और नीचे क्या लिखा हूँ कि बुक से एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे, यही लिखा हूँ ना? Yes. तो बेटा Yes. जैसे वो समझने के लिए है कि कर्म तत्पुरुष में एक एग्जाम्पल, कर्ण तत्पुरुष में एक एग्जाम्पल, क्लियर है? Yes, sir. Sir, I have written. ओके, हाँ ठीक बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चले पारुल सिंह, बेटा क्या है बोलो। सर वो संधि और समास के क्वेश्चन में सर अर्थार्थ में लास्ट क्वेश्चन का लास्ट लाइन जो अर्थार्थ है उसमें सर हलंत नहीं था। सर वी हैव टू पुट हलंत ना। हलंत पुट कर लेंगे क्योंकि हम लोग टाइप करते हैं ना बेटा, तो टाइप में अभी हम लोग उतने नहीं बेटा, वो टाइपिंग है, उतने टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं है, उतने एक्सपर्ट नहीं है अभी, तो हलंत नहीं लग पाया होगा, हलंत उसको लगा देंगे सर। एंड इंस्टेड ऑफ नेम स्लिप सर हियर वी कैन राइट द नेम आल्सो। हाँ ठीक है, ये भी चलेगा बेटा, बस मेंशन होना चाहिए उस पे, नाम, रोल नंबर, क्लास, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट। ओके सर। चलिए बेटा देखें, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संधि और समास, ठीक है। संधि कंप्लीट हो गई थी, समास हम लोग पढ़ रहे थे। बताओ बेटा पारुल, समास किसे कहते हैं? पारुल Sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, sir, I say. पारुल बेटा अनम्यूट करो।
पूछना बेटा, सबसे पूछना है। चलिए देवांश सर, पांडे समास का। सर, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों जब अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक साथ मेल हो जाते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। ठीक बेटा, चलिए चलो देखें समास किसे कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। क्या होता है बेटा? संक्षिप्त करना, माने छोटा करना। ठीक, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना या संक्षिप्त करना। ठीक है, जब दो शब्द अपने विभक्त चिन्हों को छोड़ करके आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? समास कहते हैं। ठीक है, चले समास के कितने भेद होते हैं इसमें हम लोग पढ़े थे कि समास के कितने भेद होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। और 6 भेद में जो पहला है वो क्या है? क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास, बेटा हाथ नीचे कर ले, कुछ पूछना है अभिश्री? यहाँ ऊपर करें, ठीक है। चलिए तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में मैंने बताया था कि किसी समास में 2 पद होंगे, 2 पद होंगे ना समास में, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद। और इसको क्या कहते हैं बेटा? दूसरा पद। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद या प्रथम पद, और इसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक, पहला, दूसरा या प्रथम पद या उत्तर पद। ठीक, हमने बताया था कि तत्पुरुष समास में 2 शब्द है और 2 शब्दों के बीच में क्या होना चाहिए? कारक चिन्ह होने चाहिए, लेकिन लगाया नहीं गया, लगाया न गया। अर्थात जब 2 शब्दों के बीच में कारक चिन्ह होने चाहिए लेकिन उनको लगाया न गया हो, हटा दिया गया हो और शब्दों को आपस में जोड़ दिया गया हो, तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जब शब्दों के बीच से कारक चिन्हों का लोप हो, अर्थात 2 शब्दों के बीच में कारक चिन्ह होने चाहिए लेकिन लगाए न गए हो, तो उसे क्या कहते हैं? मात्रा का तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था राजा ज्ञा, बेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबको ना? राजा ज्ञा। तो देखिए यहाँ क्या हो गया? राजा की आज्ञा। क्या हो गया बेटा? राजा की आज्ञा। अर्थात इन दोनों के बीच में की होना चाहिए था ना, लेकिन की को लगाया नहीं गया है। ठीक, तो जब 2 शब्दों के बीच में से कारक चिन्ह क्या है? का, के, की, में, पर, से, को, के, लिए, यही सब है ना। तो जब 2 शब्दों के बीच से कारक चिन्हों का लोप हो, हटा दिया गया हो, तो वहां पे क्या होगा बेटा? तत्पुरुष समास हो गया। अब देखिए यही पे मैं कर दूं क्या? देखिए यहीं पे मैं कर दूं राजपुत्र। क्या कर दी बेटा? राजपुत्र। तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। क्या हो गया बेटा? राजा का पुत्र। माने इसके भी बीच में क्या किसका गायब हुआ है? के गायब हुआ है। अभी मैं कर दूं बेटा राजपुत्री। क्या कर दिया बेटा? राजपुत्री। तो क्या होगा? राजा की पुत्री। यही होगा बेटा, राजा की पुत्री। तो इसके बीच में से भी क्या गायब है? की गायब है ना। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, को गायब है ना। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए गायब है ना। जल मग्न, जल में मग्न, में गायब है ना। तो कहने का मतलब क्या? जब 2 शब्दों के बीच में से कारक चिन्हों अर्थात का, के, की, में, पर, से, को, के लिए हटा दिया गया हो, तो वहां पे तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए बेटा, राजपुत्र था तो राजा का पुत्र हो गया, राजपुत्री कर दिए तो राजा की पुत्री हो गई, राज आज्ञा कर दिए तो राजा की आज्ञा हो गई। कहने का मतलब कि हम पीछे वाला पद बदलते जा रहे हैं तो पूरे समासिक पद का अर्थ बदलता जा रहा है ना। पुत्र किए तो पुत्र हो गया, पुत्री किए तो राजा की पुत्री हो गई, आज्ञा किए तो राजा की आज्ञा हो गई। अर्थात इन दोनों पद में प्रधान कौन होता है? जिस पर अर्थ निर्भर करता है वो कौन सा पद होता है बेटा? दूसरा पद। कौन सा पद होता है? दूसरा पद। ये हो गया पहला पद, ही हो गया दूसरा पद। अर्थात तत्पुरुष समास में पूरा अर्थ किस पर निर्भर करता है? दूसरे पद पे, उत्तर वाले पद पे। अर्थात कौन सा तब प्रधान हुआ बेटा? दूसरा पद।
क्लियर है कि तत्पुरुष समास में दो शब्दों के बीच से कारक चिन्हों का के की में पर से को के लिए का लोप होता है, और इस समास में दूसरा पद या उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। डाउट है बेटा किसी को इसमें? क्लियर है? सबको स्पष्ट है? चले अब हम लोग देखते हैं क्या, बुक में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तत्पुरुष समास के। इसमें एक चीज और समझ ले बेटा कि कल मैंने बताया था क्या, कल मैंने बताया था कि कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के लिए संबंध का के की अधिकरण, अधिकरण क्या था बेटा? में पर। कल मैंने ये बताया था ना, ये हमारे कारक क्या है? चिन्ह है, परसर्ग है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो बेटा जिस कारक का चिन्ह हम हटाए रहेंगे या गायब किए रहेंगे वही तत्पुरुष हो जाएगा। कहने का मतलब कर्म का चिन्ह क्या है? को। कर्म का चिन्ह क्या है? को। यदि हम को चिन्ह को गायब किए हुए हैं तो वह कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। कौन तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष। यदि हम से को हटाए हुए हैं तो कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्ण तत्पुरुष। यदि हम के लिए हटाए हुए हैं तो कौन सा तत्पुरुष होगा? संप्रदान तत्पुरुष। यदि हम से हटाए हैं तो अपदान तत्पुरुष, अलग होने के लिए। यदि का के की हटाए हैं तो कौन सा तत्पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है? राजा का पुत्र, तो किसको हटाया है? का को ना, तो कौन सा तत्पुरुष होगा? ये संबंध तत्पुरुष। इसमें भी की हटाया हूं, संबंध तत्पुरुष। लेकिन अभी मैं लिख दूं बेटा जल में मग्न, क्या लिख दिया? जल में मग्न। तो यहाँ मैंने किसको हटाया है? में को। तो में किसका चिन्ह है? में पर। अधिकरण का किसका चिन्ह है बेटा? अधिकरण का। यहाँ कौन सा तत्पुरुष होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा बेटा? अधिकरण तत्पुरुष। क्लियर है कि जिस कारक का चिन्ह हटेगा वही तत्पुरुष वह हो जाएगा। क्लियर है? अब देखें, कभी भी दो शब्दों के बीच में ने नहीं आता है। धरती पे जितने भी समास हैं कभी भी उनको तोड़ेंगे तो दो शब्दों के बीच में बेटा कभी भी ने नहीं आता है। क्या नहीं आता है? ने नहीं आता है। दो शब्दों के बीच में कभी भी ने नहीं आता है। तो क्या आएगा? वो आएगा, से आएगा, के लिए आएगा, से अलग होने के लिए आएगा, का के लिए आएगा, में और पर आएगा। तो इतने आएंगे, इतने तत्पुरुष होंगे। अर्थात तत्पुरुष समास से कितने भेद होते हैं? तो कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। 1 2 3 4 5 6, अर्थात तत्पुरुष समास से कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। कितने भेद हुए बेटा? 6। कौन कौन? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जिस कारक का चिन्ह गायब होगा वही तत्पुरुष कहला जाएगा। क्लियर है? पारुल सिंह बोलो बेटा। सर कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है? क्या बेटा? नहीं, मैंने बताया ना क्यों? क्योंकि दो शब्दों को कभी भी किसी दो शब्द ऐसे बताओ कि जिनको तोड़ने पे उसके बीच में ने आए, नहीं आएगा। क्योंकि ने कर्ता का चिन्ह होता है ना, तो कभी भी बेटा दो शब्द ऐसे नहीं आएंगे कि जिनको तोड़े तो उनके बीच में क्या आए? ने आए। ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए बेटा कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है। क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। और जिसको ये 6 भेद आ गए वो महापुरुष। क्लियर बेटा? किसी कोई डाउट? चल बुक में थोड़ा सा देख लेंगे कि जैसे दिया है क्या? परलोक गमन,
तो परलोक को गमन, तो इसमें को आ गया है ना, तो क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। देखिए वन गमन, वन को गमन, तो क्या हो जाएगा बेटा, कर्म तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष देख ले, रस भरा, रस से भरा हुआ, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, अर्थात कारण बता रहा है ना कि वह किस चीज से पीड़ित है, तो रोग से पीड़ित है, तो क्या हो गया बेटा, कर्ण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष देख ले, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो के लिए आ गया, तो क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। यहां देखें पद मुक्त, पद से मुक्त, नगर निष्कासित, नगर से निष्कासित, माने अलग हो रहा है ना, नगर से अलग हो गए, पद से अलग हो गए, धनहीन, धन से हीन, धन से अलग हो गए, तो जहां भी अलग होने के लिए से आएगा वहां अपदान तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, तो का के की आ गया ना, संबंध तत्पुरुष। दया सागर, दया का सागर, बुद्धि सागर, बुद्धि का सागर, का के की का लोप हो रहा है, संबंध तत्पुरुष। अधिकरण देखें, शरणागत, शरण में आगत, में आ गया, में का लोप है, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बेटा, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट, क्लियर है, नहीं डाउट है, चले। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा कर्म, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास। क्या पढ़ते हैं, कर्मधारय समास। ये क्लियर है सबको ना, चल। हाँ देखिए बेटा, कर्मधारय समास। हाँ चले बेटा, कर्मधारय समास में चले अविका सिंह। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हाँ देखिए बेटा, इसमें दूसरा दिया है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो जिस समास के दोनों शब्दों के बीच में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय, इस चीज को समझ ले तो कर्मधारय समास समझ लेंगे। क्या दिया बेटा, विशेषण, विशेषण विशेष्य, ठीक, और क्या बेटा, उपमान उपमेय, यही है ना, उपमान उपमेय। देखें उपमान उपमेय, क्लियर। लेकिन दिया है कि जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। चले तो समझ ले विशेषण विशेष्य क्या होता है और उपमान उपमेय क्या होता है, ठीक है। देखिए बता, विशेषण लोग पढ़े हुए, क्लास 6 से ही पढ़े होंगे, फिर भी बता दे रहा हूं। विशेषण जो विशेषता बताए, जो क्या बताए, विशेषता, और विशेष्य, विशेषण मतलब क्या, जो विशेषता बताए, जो क्या बताए बेटा, जो विशेषता बताए, ठीक, जो विशेषता बताए वो क्या हो गया, विशेषण। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, क्या बेटा, जिसकी विशेषता बताई जाए। देखिए विशेषण जो विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण। और विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा, विशेष्य। जैसे मैं कहूं काला लड़का, क्या कहूं बेटा मैं, काला लड़का, ठीक है। चले यदि मैं कहूं काला लड़का, तो काला लड़का में विशेषण क्या है बेटा,
काला लड़का में विशेषण क्या है? बताओ बेटा विशाल। सर काला। हाँ सर काला नहीं सर तो ठीक ठाक है, लड़का माने देखिए विशेषण क्या है बेटा? काला। विशेषण क्या है? काला। और बेटा ये काला किसके लिए प्रयोग किया गया है? काला किसकी विशेषता बता रहा है? बोलो किसकी विशेषता बता रहा है काला? विशाल कुमार। अच्छा अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए। बोलो बेटा विशाल। लड़का। हाँ ये काला किसके लिए प्रयोग किया गया है? लड़का। लड़का के लिए। तो लड़का क्या हो गया बेटा? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। समझ में आ रहा है कि जो विशेषता बताएगा क्या कहलाएगा? विशेषण। और यह विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। ठीक है। जैसे यदि मैं कहूं क्या इशिका चौधरी, जैसे यदि मैं कहूं बेटा क्या, मान लो कहूं मैं मोटी रोटी, क्या कहूं बेटा? मोटी रोटी। इशिका मोटी रोटी। तो बेटा मोटी रोटी में विशेषण क्या है? मोटी। हाँ क्या हो गया विशेषण? मोटी। ठीक है। और यह मोटी किसकी विशेषता बता रहा है? किसके लिए प्रयोग किया गया है? रोटी के लिए। रोटी के लिए। मोटी किसके लिए प्रयोग किया गया बेटा? रोटी के लिए। तो मोटी क्या हो गया? विशेषण। और रोटी क्या हो गया? विशेष्य। तो बेटा यदि मोटी रोटी हम एक साथ लिख दें, काला लड़का एक साथ लिख दें, विशेषण विशेष संबंध मिल रहा है ना? एक विशेषण और क्या है? विशेष। ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहां होता है जहां क्या हो? विशेषण विशेष्य हो। माने पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण। और दूसरा पद क्या होना चाहिए बेटा? विशेष्य होना चाहिए, जो उसकी विशेषता बताए। जैसे मैं कहूं नील कमल, अभिश्री कहाँ है? अभिश्री, अभिश्री कहाँ है भाई? चल यश ठाकुर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। देखें ये मैं क्या अभी बोल रहा था? नील गगन। क्या बोल रहा हूँ बेटा? नील गगन। बेटा नील गगन में यदि विशेषण और विशेष संबंध होगा तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा ना? चेक करें तो वो विशेषण विशेष में क्या कि दो शब्दों में पहला शब्द क्या होना चाहिए? विशेषण। और दूसरा क्या होना चाहिए? विशेष। बेटा नील गगन में नीला क्या है? विशेषण। विशेषण है ना? यानी नील क्या हो गया? विशेषण। नीला। और गगन क्या हो गया बेटा? विशेष। नीला किसकी विशेषता बता रहा है? गगन की। गगन कैसा है? तो नीला है। नीला विशेषण हो गया। और यह विशेषण किसके लिए प्रयोग हो रहा है? गगन के लिए ना? तो गगन क्या हो गया? विशेष्य। तो नील गगन में क्या है? विशेषण विशेष का संबंध है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होगा। समझ में आ रहा है? जैसे यदि मैं कहूं क्या, यदि मैं कहूं देखें दिया है, यदि मैं कहूं महादेव का क्या कहूं बेटा? महादेव। महादेव। तो महादेव का मतलब क्या होता है? महान है जो देव। महादेव मतलब महान है जो देव। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो बेटा महान क्या है? विशेषण है। और महापुरुष में महान किसकी विशेषता बता रहा है? पुरुष की। कि पुरुष कैसा है? तो महान है। तो महापुरुष कौन सा समास हुआ बेटा? कर्मधारय समास हुआ। महादेव कौन सा समास हुआ बेटा? कर्मधारय समास हुआ। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। तो नीला विशेषण और कंठ क्या हो गया बेटा? विशेष। नीला क्या है? तो कंठ है। तो क्या हो जाएगा बेटा? कर्मधारय। अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे कर्मधारय समास बहुब्रीहि भी होता है। लेकिन यहाँ अभी यही समझिए कि यदि
विशेषण और विशेष का संबंध है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? कर्मधारय। कार्तिका बेटा कुछ पूछ रही हो बेटा? जो जिसको कुछ पूछ रहा हो वही हाथ उठाए, ठीक ना? चले, तो इसमें कोई डाउट है बेटा? देखें दिया है भला मानस, यश ठाकुर क्या दिया है? भला मानस। तो बेटा ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। क्यों बेटा? सर व्हाट वाज दैट? कर्मधारय समास है ना, भला मानस। भला, यस सर। कैसे? भला है तो मानस। हाँ, भला है जो मानस। तो भला, बुरा, अच्छा, आधा, पूरा, पका, जला, खट्टा, मीठा, सब विशेषता बता रहा है ना, सब विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है? कि भला है जो मानस, माने जो मनुष्य क्या है? भला है, वही क्या है? भला मानस। समझ में आ रहा है? तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कर्मधारय से किसी कोई डाउट है बेटा? यदि मैं कहूं लाल कमल, क्या कहूं मैं? लाल कमल, नील कमल, पीत कमल, श्वेत कमल, विदाउट कमल, ये सब क्या होगा? कर्मधारय समास। क्योंकि लाल, पीला, हरा, नीला सब क्या है? विशेषण है। और एक इसकी विशेषता बता रहे हैं कमल की, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। क्लियर है बेटा? विशेषण विशेष समझ में आ गया? अब आए थोड़ा सा ये अभी देख ले, उपमान और उपमेय। यदि मैं कहूं बेटा, अधिकतर कवियों ने पुराने उपमानों का ही प्रयोग किया है। माने अधिकतर उपमान जो कवि हुए हैं वो क्या किए हैं? पुरानी पुरानी चीजों की तुलना की है। जैसे क्या? उसका चेहरा चंद्रमा के समान है, उसका चेहरा सूर्य के समान है, उसका चेहरा कमल के फूल के समान है। नए नए उपमानों का प्रयोग नहीं किए, आज लोग नए उपमानों का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मैं कहूं कि यश ठाकुर का चेहरा बुलेट की हेडलाइट जैसा है। कैसा है? बुलेट की हेडलाइट, पूरा भरा है ना। यश ठाकुर चेहरा कैसा है? बुलेट की हेडलाइट। तो मैं इस चेहरे की क्या कर रहा हूं? तुलना कर रहा हूं ना। मैं यश ठाकुर के चेहरे की तुलना कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? बुलेट की हेडलाइट से कर रहा हूं ना। देखें, यदि मैं कहूं कि माता सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान है, सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो सीता के मुख की तुलना मैं किससे कर रहा हूं? चंद्रमा से कर रहा हूं ना। तो देखें, जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, देखें उपमा, जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। जिससे हम तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? उपमान कहलाता है। और जिसकी तुलना करते हैं, ये क्या है बेटा? जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उपमेय। समझने के लिए देखें, मैं किसकी तुलना कर रहा हूं? यश ठाकुर की। तो यहाँ पर यश ठाकुर क्या हो गए? उपमेय हो गए। भाई यश ठाकुर की तुलना कर रहा हूं ना, ये क्या हो गया बेटा? उपमेय हो गए। अब इनकी तुलना मैं किनसे कर रहा हूं? बुलेट की हेडलाइट। तो बेटा यहाँ जो हेडलाइट होगी इसकी, बुलेट की, वो क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपमान। समझ में आ रहा बेटा? देखें, ये मैं कहूं कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, तो किसकी तुलना कर रहा हूं? मुख की। तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और किससे तुलना कर रहा हूं? चंद्रमा से कर रहा हूं, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। क्लियर है? उपमान और उपमेय संबंध सबको क्लियर हो गया? इसमें कहीं किसी कोई डाउट नहीं है बेटा? ठीक है। यदि मैं कहूं क्या कि शांतनु अरविंद केजरीवाल जैसा है, शांतनु कैसा है? अरविंद केजरीवाल जैसा है। मैं शांतनु की तुलना किससे कर रहा हूं? अरविंद केजरीवाल से। तो अरविंद केजरीवाल क्या हो गए? उपमान। जिससे तुलना करेंगे वो क्या हो जाएगा? उपमान। और जिसकी तुलना करते हैं शांतनु शुक्ला, वो क्या हो जाएंगे बेटा? उपमेय। इसमें कहीं किसी कोई डाउट? देखें, तो जहां दो शब्दों के बीच में विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय, या फिर उपमान उपमेय संबंध हो, तो वहां क्या होगा? कर्मधारय। अब अपने बुक में देखें, दिया है चंद्रमुखी। क्या दिया है? चंद्रमुखी। अर्थात क्या? चंद्रमा के समान मुख वाली। तो बेटा यहाँ मुख की तुलना किससे किया गया है? चंद्रमा से किया गया है ना। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान।
और मुख्य क्या हो गया, उपमेय। तो उपमान और उपमेय का संबंध आ गया तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। क्लियर है? श्वेता सिंह बोलो बेटा, क्या पूछ रही हो श्वेता सिंह? नो सर, नथिंग। बेटा मैं कहा हूं ना कि हाथ नीचे कर लें, ठीक है? जब कुछ पूछना हो तब भी हाथ ऊपर करें बेटा। क्लियर? कौस्तुभ शर्मा बोलो बेटा, कुछ पूछना है? यस सर, उपमान और उपमेय सर समझा दिए सर, विशेष विशेष आ गया। हाँ देखिए, उपमान उपमेय, यदि मैं कहूं कौस्तुभ का चेहरा, समझ में आ रहा है, बिक्की के हेडलाइट जैसा है। कैसा है? बिक्की के हेडलाइट जैसा, ठीक है? या मैं कहूं कि कौस्तुभ कैसा है, मान लो मैं कहूं कौस्तुभ राम जैसा है। कौस्तुभ कैसा है? राम जैसा है। तो बेटा मैं कौस्तुभ की तुलना किससे कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? अच्छा अभी रुक जाओ, कौस्तुभ आवाज नहीं तुम्हारी आ रही है। हाँ बेटा म्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। कौस्तुभ सर राम। हाँ, तो कौस्तुभ की तुलना मैं किससे कर रहा हूं? राम से। तो जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। तो बेटा यहाँ उपमान क्या हो गया? उपमान सर राम। राम हो गए, ठीक। और जिसकी तुलना करते हैं तो तुलना किसकी कर रहे हैं? सर मेरी। नहीं मेरी नहीं, कौस्तुभ की। किसी कर रहे हैं? कौस्तुभ की। तो कौस्तुभ क्या हो गए? उपमेय हो गए। क्लियर है? अब समझ में आ गया? जिससे तुलना करते हैं वो उपमान हो गया, और जिसकी तुलना करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपमेय करते हैं। या फिर सरल शब्दों में समझो कि जब दो शब्दों में विशेषता बताई जाए या तुलना किया जाए तो वहां क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। या फिर जो तुम्हारे बुक में परिभाषा दिया गया है कि जब दो शब्दों के बीच में विशेषण विशेष उपमान उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। चरण कमल, चरण के समान कमल। भला मानस, भला है जो मानस। महादेव, महान है जो देव। कर कमल, कर रूपी कमल। ये सब क्या है बेटा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या गायब होता है? के समान, के जैसा या रूपी। के समान, के जैसा या रूपी। क्लियर है? इसमें कहीं किसी कोई डाउट? थैंक यू सर। ओके बेटा, कोई डाउट नहीं है? चले तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या पढ़ लेते हैं? थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बेटा द्विगु समास। क्या पढ़ लेते हैं? द्विगु समास। चले देखिए, जहां भी डाउट हो बेटा तुरंत पूछ लें, लेकिन अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। वर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए। द्विगु समास क्लियर है? चलो हम लोग पढ़ो बेटा। सिदरे इमरान, सिदरा इमरान। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, पढ़ो। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। हाँ देखिए बेटा, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित क्या चीज? संख्यावाचक। माने जो संख्या का बोध करा है। किसका बोध करा है? संख्या का बोध करा है। कुल मिला के सिंपल सा समझो, ठीक, कि समास में दो शब्द होंगे, दो पद होंगे। यदि जो पहला पद है, क्या है? पहला पद है, यदि वो किसी अंक का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है, नंबर का बोध कराता है, तो वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? द्विगु समास। जैसे मैं कहूं पंचमुखी, तो कितने मुख है उसमें? 5 मुख आ गए ना? 5 आ गया बेटा। हमने बताया है कि अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे कुछ समास बहुव्रीहि भी होता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी देखें, यदि मैं कहूं पंचरत्न, तो कितने रत्न हो गए? 5। पंचरत्न हो गए इमरान, पंचरत्न हो गए ना? तो क्या हो गया? संख्या का बोध करा रहा है, द्विगु समास। यदि मैं कहूं नवरंगी, कितना कहूं? नवरंगी, तो पहला शब्द क्या है? नव। नव संख्यावाचक है, संख्या का बोध करा रहा है,
कौन समास होगा? द्विगु समास। यदि मैं कहूँ त्रिभुज तो कितने भुजा हैं? 3 भुजा। कौन सा समास होगा? अर्तिका। त्रिभुज में 3 होता है, 1 नहीं होता है। त्रिभुज 3, तो कौन सा समास होगा? वो द्विगु समास। ठीक। यदि हम मान लो कह दें कि चौराहा, क्या कहूं? चौराहा। तो चौराहा मतलब क्या? 4 राहों वाला, जहां 4 रास्ते मिलते हो। 4 आ गया, कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। यदि मैं कहूं नवरात्रि, तो कितनी रात्रियां? 9। सब में पहला संख्या आ जा रहा ना, नवरात्रियों का समूह नवरात्रि। 4 पाई, 4 पैरों का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। समझ में आ रहा सबको? है किसी कोई डाउट? ठीक है। कहने का मतलब क्या कि जब भी जो है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो बेटा? संख्यावाचक हो, किसी संख्या का बोध कराए, अंक का बोध कराए, नंबर का बोध कराए, वह द्विगु समास कहलाता है। में कहीं किसी कोई डाउट? कोई डाउट है? क्लियर है? नहीं, संस्कृति ठाकुर, संस्कृति ठाकुर। हाँ देखिए बेटा, यदि मैं कहूँ अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह। 8 धातुओं का समूह। बेटा पहले क्या आ गया? 8 आ गया ना, तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। क्यों? क्योंकि उसमें पहला क्या आ गया बेटा? संख्या आ गई। जहां कभी संख्या, नंबर या अंक आ जाएगा वह द्विगु समास कहलाएगा। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट? क्लियर? चले, जब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए तो एक समास और पढ़ लेते हैं। अरे कर्मधारय पढ़ लिए, द्विगु पढ़ लिए, द्वंद्व पढ़ लिए, तो एक पढ़ ले रहे हैं क्या? बहुव्रीहि। क्या पढ़ ले रहे हैं बेटा? बहुव्रीहि समास। चलो सर द्वंद्व समास। हाँ बेटा, द्वंद्व समास सब पढ़ेंगे। अब बेभाव समास वो भी पढ़ेंगे, लेकिन बहुव्रीहि समास क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है ना? पहले जो मिलते हैं उसको कर ले, फिर जो बिछड़ते हैं उनको करेंगे। क्लियर है? चलो देखिए, देखिए बेटा, बहुव्रीहि समास। ठीक है। देखिए, बहुव्रीहि समास का मतलब ये होता है बेटा, म्यूट कर लो सिद्रा, अपने आप म्यूट कर लो। चले, अभिश्री पढ़ो बेटा, बहुव्रीहि समास। यस। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर समस्त पद अपने से भिन्न अन्य संज्ञा का बोध करवाते हैं तथा विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। हाँ देखिए बेटा, एक बात तो क्लियर है कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, माने कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्लियर है? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि 2 पद होते हैं, दोनों में से कोई प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन यह दोनों मिल करके, या दोनों पद क्या होते? मिल करके किसी तीसरी संज्ञा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? किसी तीसरी संज्ञा का, जो इन दोनों से क्या है? भिन्न है। जो इन दोनों से क्या है? भिन्न है। सरल शब्दों में समझे कि 2 शब्द मिलेंगे और 2 शब्द मिल करके किसी तीसरे का बोध कराते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति का, वस्तु का, किसी तीसरे विशेष का बोध कराते हैं, किसी तीसरे विशेष संज्ञा का बोध कराते हैं। वे क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास। माने जो तीसरा होता है और इन दोनों से क्या होता है? भिन्न है। बना तो इन्हीं दोनों से है, लेकिन इन दोनों से क्या है? भिन्न है। तो वह किसी एक विशेष के लिए प्रयोग होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति के नाम के लिए प्रयोग होता है, संज्ञा के लिए। उसे क्या कहते हैं बेटा? बहुव्रीहि समास। जैसे देखो बेटा, यह क्या है? क्या लिखा है? 10। क्या लिखा है? 10। और ये क्या लिखा है बेटा? आनंद। क्या लिखा है? आनंद। 10 माने
1 2 3 4 10 10। आनन मतलब मुख। सिर। इसमें कहीं रावण है, कहीं रावण नहीं लिखा है, 10 है और आनन है, कहीं रावण तो लिखा नहीं है। यह नंबर है और यह मुख है। लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? जब दोनों को मिलाते हैं यहाँ पर बन जाता है दशानन। क्या बन जाता है बेटा? दशानन। एक तीसरी संख्या बन गई ना। देखें कहीं अब दशानन कहते किसको है? क्या हम सबको दशानन कह सकते हैं? नहीं ना। दशानन किसका नाम है? रावण। रावण। दशानन किसका नाम है बेटा? रावण का नाम है। अतः यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे रावण तो था नहीं, यहाँ कहीं रावण नहीं था, लेकिन जब दो शब्द मिल करके किसी तीसरे विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के नाम का बोध करा दे, किसी एक तीसरी संज्ञा बना दे जो इन दोनों से क्या हो? भिन्न हो, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे 10 धन आनंद मिलके क्या हो गया? दशानन। दशानन किसी का नाम है ना, किसका नाम है? रावण का। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। समझ में आ रहा है? अब देखें, एक शब्द है क्या? नील, और एक शब्द है क्या? कंठ। दोनों को मिला दोगे ये क्या हो गया? नीलकंठ। बेटा अब नीलकंठ किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना। नीलकंठ किसे कहा जाता है? शिव जी को। शिव जी को। हाँ, किसे कहा जाता है बेटा? भगवान भोलेनाथ को, शिव को कहा जाता है ना। देखिए कहीं नील कहीं कंठ में शिव थे नहीं थे ना, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिए तो किसका बोध करा दिए? शिव का बोध करा दिए। अब कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। कि जब दो मिले और दोनों मिल करके किसी एक तीसरी संज्ञा का, विशेष का बोध करा दे, वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो वाला, वाली, जिसका, जिसकी जरूर आता है। जैसे मान लो मैं कहूं क्या? लंबोदर। क्या कहूं? लंबोदर, अर्थात लंबा है जिसका उदर। बेटा किसका पेट लंबा है? बाबा का। बाबा पापा काका नहीं, गणेश जी का। किसका है? गणेश जी का। लंबोदर माने लंबा है जिनका उदर, तो लंबोदर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। यदि मैं कहूं क्या? गजानन। क्या कहूं बेटा? गजानन। गज धन आनंद, तो गज मतलब हाथी, आनंद मतलब मुख, माने हाथी के समान मुख वाले। तो हाथी के समान मुख वाले कौन हैं? गणेश जी। गणेश जी। किसका मुख हाथी के समान है? तो गणेश जी का। क्लियर है बेटा? कहीं किसी को कोई डाउट? कि जब दो शब्द में किसी तीसरे का बोध करा देंगे वहां पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे गजानन। अब देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले। बेटा 4 भुजा किसकी है? मेरी है? नहीं ना। तुम्हारी है? नहीं। किसकी है? ब्रह्मा जी की 4 भुजा, विष्णु जी की 4 भुजा। क्लियर है? चतुर्मुख, 4 मुख किसका है? हम लोग का तो है नहीं। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का। पंचानन, 5 मुख किसका है? हनुमान जी। षडानन, 6 मुख किसका है? कार्तिकेय जी। अब शतानन मत पूछ लेना, 7 मुख किसी का नहीं है। क्लियर है? चले अब आते हैं गिरिधर। गिरि, गिरि मतलब क्या? पर्वत। धर माने धारण, पर्वत को धारण करने वाले। बेटा पर्वत को कौन धारण किया था अपने कानी उंगली पे? श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो ये क्या होगा? अब गिरधर किसका बोध करा रहा है? कृष्ण जी का ना। तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। अब मैं जब भी कहूंगा, मान लो बुलेट की हेडलाइट, तो किसका बोध करा रहा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। क्लियर है? त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन? शंकर जी। तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात क्या? श्याम। क्लियर है बेटा? ये सब क्या होंगे? बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। वाला, वाली, जिसका, जिसके लगा होता है, और दोनों मिलकर किसी तीसरे का बोध कराते हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। बेटा उम्मीद है सबको समझ में आया। कहीं किसी को कोई डाउट? अर्तिका गुप्ता बेटा हाथ उठाइए, जो कुछ पूछना है। बेटा जिसको कुछ पूछना वही हाथ उठाए।
Sir, how we will differentiate between द्विगु समास and बहुव्रीहि समास? हाँ बेटा, इसलिए दोनों को साथ पढ़ाया हूँ। देखें, द्विगु समास में क्या है बेटा, पहला शब्द संख्यावाची है। क्लियर? तो मान लो अभी सर कहो दी सर चतुरानन 4 मुखों वाले कौन है? ब्रह्मा जी। तो इसमें भी तो पहला क्या है? 4 है ना, तो पहला संख्यावाची है, तो इसको तो द्विगु होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं बहुव्रीहि है। तो देखिए बेटा, जब जो है चतुरानन, क्या सबको कहा जा सकता है? नो सर। चतुरानन किसका 4 मुख होता है इस पूरे धरती पे? ब्रह्मा जी का। धरती पे नहीं, मैंने पूरा आकाश पाताल ये हम लोग स्वर्ग लोग परलोक सब मिला करके किसका है बेटा? ब्रह्मा का है। तो वह एक ब्रह्मा का बोध करा रहा है ना चतुर्मुख, तो वह द्विगु समास न होकर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। क्लियर है? जब किसी विशेष का बोध करा रहे तो क्या कहलाएगा बेटा? बहुव्रीहि हो जाएगा। जैसे मान लो नीलकंठ, तो नीलकंठ में नीला है जिसका कंठ, तो कंठ की विशेषता बता रहे हैं ना नीला, तो कहोगे सर यहाँ तो विशेषण विशेष है तो कर्मधारय हो जाना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं बहुव्रीहि, तो बेटा नीलकंठ जो है किसी एक विशेष के लिए प्रयोग होता है ना, सबको नीलकंठ नहीं निकाल सकते, किसी एक का नाम है ना। किसका नाम है? भगवान भोलेनाथ का। तो जब किसी एक विशेष का नाम आ जाएगा, एक विशेष का बोध हो जाएगा, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई डाउट? किसी कोई डाउट नहीं? चले बेटा, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जितना वर्क दिया गया है सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, काफी साफ स्वच्छ स्पष्ट होनी चाहिए, नेम स्लिप लगा होना चाहिए। हाँ बोलो बेटा। Sir, Shreya is asking from many. Sir, Shreya is asking something. कहाँ है श्रेया? कौन है श्रेया? बोलो बेटा, क्या पूछना है? Sir, Shreya Singh. यहाँ तो श्रेया कोई नहीं आ रहा। Sir, दूसरा but क्वेश्चन from तुम when? पूछो, क्या पूछ रहे? सब क्वेश्चन तुम ही पूछ दो। Sir, but she is muted. From very much time she is asking something. अच्छा बोलो बेटा श्रेया, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस सर। हाँ बेटा सर, बोलो। सर महादेव भी तो बहुव्रीहि समास हो सकता है क्योंकि वो शिव जी का नाम है। हाँ देखिए बेटा, महादेव जो है वह उनका नाम नहीं है, वह उनकी उपाधि है। ठीक है ना? जैसे हम सामान्य में भी बोल सकते हैं ना कि अरे आप तो महादेव हो गए हैं, माने देवों के देव हो गए हैं, आप तो महापुरुष हो गए हैं। महापुरुष किसी का नाम नहीं है, या उपाधि दी गई है। तो जो पुरुषों में क्या है? महान है, वही क्या है बेटा? महापुरुष। क्लियर है? चले, और किसी को कोई डाउट? चले बेटा, बहुत अच्छी बात, अच्छे से पढ़े लिखे, जो भी स्कूल से मैसेज गया होगा उसका अच्छे से बेटा पालन करें। ठीक है? चले, ओके बेटा।